नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास की उन बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने वाले हैं जिस पर हमेशा बहस होती है कि महान मुगल साम्राज्य जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता था, आखिर उसका पतन हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि एक इतना बड़ा, इतना अमीर और इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर बिखर कैसे जाता है। चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को आज परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जिसने कभी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर राज किया था, लेकिन औरंगजेब की मौत के महज 50 साल के अंदर अंदर ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हुआ कैसे ये? इस पतन की कहानी को समझने के लिए हमें उन सारे फैक्टर्स के परफेक्ट स्टॉर्म को देखना होगा जिन्होंने मिलकर इसे मुमकिन बनाया। हम शुरुआत करेंगे एक सम्राट के बोझ से, फिर देखेंगे सिस्टम के अंदर का संकट, बात करेंगे रीजनल पावर्स के उदय की, और फिर उस आखिरी और क्रूर चोट की जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है सम्राट औरंगजेब का शासनकाल। देखिए, औरंगजेब एक बहुत ही काबिल शासक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज ने अनजाने में ही साम्राज्य की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की जो पुरानी नीति थी उसे पलट दिया और जजिया टैक्स फिर से लगा दिया। इससे हुआ क्या? राजपूत, जो साम्राज्य के सबसे वफादार सहयोगी माने जाते थे, वो भी उससे दूर हो गए। और शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया दक्कन के 27 साल लंबे युद्ध ने, जिसने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इसके लिए एक बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, दक्कन का नासूर। ये एक ऐसा जख्म था जिसने धीरे धीरे न सिर्फ औरंगजेब बल्कि पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन क्या सारी कहानी सिर्फ एक बादशाह के फैसलों की है? नहीं, ये तो बहुत आसान सा जवाब होगा। सच तो ये है कि औरंगजेब की नीतियों ने कोई नया संकट पैदा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उन गहरी दरारों को सबके सामने ला दिया जो साम्राज्य की नींव में पहले से ही मौजूद थीं। तो चलिए अब उन असली ढांचागत समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। अब हम साम्राज्य की उन अंदरूनी प्रशासनिक और आर्थिक खामियों को देखेंगे, वो संकट जिसने आप कह सकते हैं कि शाही इंजन को ही जाम कर दिया था। इस संकट के केंद्र में था जागीरदारी संकट। इसको आज की भाषा में अगर समझना हो तो ऐसे समझिए, सरकार के पास नौकरियां यानी जागीरें कम थीं और नौकरी चाहने वाले काबिल अफसर यानी जागीरदार बहुत ज्यादा। इसका नतीजा ये हुआ कि अमीरों के बीच एक तरह की चूहा दौड़ शुरू हो गई, जिसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। और इस पॉलिटिकल क्राइसिस का सीधा और सबसे बुरा असर पड़ा किसानों पर, जिससे पैदा हुआ कृषि संकट। जब जागीरदारों को ये डर सताने लगा कि उनकी जागीरें छिन सकती हैं, तो उन्होंने कम से कम वक्त में किसानों से ज्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया। नतीजा, बड़े पैमाने पर किसान विद्रोह हुए और खेती बाड़ी चौपट हो गई, जिसने साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ ही तोड़कर रख दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर इतिहासकार भी एक मत नहीं है। सतीश चंद्र जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली जड़ जागीरदारी संकट थी। वहीं इरफान हबीब किसान विद्रोहों को मुख्य वजह मानते हैं। और फिर आते हैं जेएफ रिचर्ड्स, जो एक बिल्कुल अलग ही एंगल देते हैं। उनका मानना है कि ये कोई संकट था ही नहीं, बल्कि औरंगजेब की एक सोची समझी चाल थी। इससे पता चलता है कि ये पतन कितना कॉम्प्लेक्स था। तो जैसे जैसे दिल्ली का केंद्र कमजोर होता गया, क्षेत्रीय ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। ये वो ताकतें थीं जो साम्राज्य के अंदर से ही उसे चुनौती दे रही थीं। और यहीं पर हमें इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक देखने को मिलती है। जरा सोचिए, जिस सम्राट औरंगजेब ने अपनी आधी जिंदगी और साम्राज्य का बेशुमार पैसा ताकत मराठों को कुचलने में लगा दिया, उसी के वारिस सिर्फ 50 साल बाद इतने लाचार हो गए कि उन्हें अपनी ही राजधानी बचाने के लिए उन्हीं मराठों से मदद की गुहार लगानी पड़ी। मराठों ने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाया, बल्कि लगातार हमलों से मुगल खजाने को भी खाली करते रहे। 1719 तक तो वो इतने ताकतवर हो गए कि उन्हें मुगल प्रांतों से चौथ यानी 25% टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया। अब वो सिर्फ विद्रोही नहीं थे, बल्कि एक तरह से मुगल सिंहासन के किंग मेकर बन चुके थे। साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था। अब बस एक क्रूर प्रहार की जरूरत थी, और वो आया फारस से। 1739 में फारस से एक तूफान उठा जिसका नाम था नादिर शाह।
उसने कमजोर हो चुकी मुगल सेना को करनाल की लड़ाई में धूल चटा दी और बड़ी शान से दिल्ली में दाखिल हुआ। लेकिन जब एक अफवाह के बाद दंगा भड़का तो उसने दिल्ली में उस कत्ले आम का हुक्म दिया जिसे इतिहास आज भी कत्ले आम के नाम से जानता है। नादिर शाह दिल्ली से कितनी दौलत लूट कर ले गया? एक अनुमान के मुताबिक ये रकम थी 70 करोड़ रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक अकल्पनीय दौलत थी। आज के हिसाब से ये खरबों रुपए में बैठेगी। इस एक लूट ने मुगल खजाने को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। वो अपने साथ शाहजहां का विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये मुगल प्रतिष्ठा पर एक ऐसा जख्म था जो कभी भर नहीं पाया। ये सिर्फ आर्थिक लूट नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक विरासत पर एक हमला था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि नादिर शाह का आक्रमण पतन का कारण नहीं था, बल्कि ये साम्राज्य के अंदरूनी तौर पर सड़ जाने का नतीजा था। इस हमले ने दुनिया को सिर्फ ये दिखा दिया कि मुगल शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसका साम्राज्य सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह गया था। तो आइए अब तक जो हमने देखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई संकटों के एक साथ आने से हुआ था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। औरंगजेब की नीतियों का बोझ, जागीरदारी और कृषि जैसे गहरे आर्थिक संकट, मराठों जैसी ताकतवर अंदरूनी शक्तियों का उदय, नाकारा और कमजोर उत्तराधिकारी और आखिर में नादिर शाह का विनाशकारी हमला, इन सब ने मिलकर इस महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ जाता है। मुगल साम्राज्य की जगह किसी एक शक्ति ने नहीं ली, बल्कि भारत कई क्षेत्रीय ताकतों में बंट गया, जिसने बाद में यूरोपीय शक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया। ये हमें सत्ता की प्रकृति और उसके बदलने के तरीकों के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने वाली बात है।